हे हेलो यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे से होगे। तो मुझे लगभग एक हफ्ता हो गया है नेपाल ट्रिप से वापस आए हुए। रिकवरी मोड में हूँ मैं, बट नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी ऑलरेडी मैंने शुरू कर दी है। वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। तो नेपाल ट्रिप में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और जितना प्यार दिया उसी के साथ साथ उतने क्वेश्चंस भी पूछे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने ये सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं कंसोलिडेट कर दूं, ताकि आपको सारी जानकारी नेपाल ट्रिप के बारे में, कैसे प्लान करना है, कैसे जाना है, कौन से रूट्स हैं, रास्ते कैसे हैं, करेंसी, सिम कार्ड, परमिट्स, भंसार, रोड टैक्स, सब कुछ के बारे में आपको इजीली एक वीडियो में पता चल जाए और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, एंड आप भी अपनी नेपाल ट्रिप अच्छे से कराओ। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डे बाय डे चलते हैं, तो उससे क्या होगा, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको पता चलेगा कि मैंने ना कैसे ये सोलो ट्रिप मैं कर पाया। ठीक है, तो हियर इज डे नंबर 1। डे नंबर 1, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो यहाँ से मैं गया गोरखपुर, क्योंकि आपने पहले वीडियो में देखा होगा। इट वॉज 925 किलोमीटर्स। तो यहाँ से जो मैंने रूट लिया बाइक से, वो था यहाँ से दिल्ली होते हुए नोएडा। नोएडा से मैंने पकड़ा यमुना एक्सप्रेसवे। देन यमुना एक्सप्रेसवे से मैं गया आगरा की तरफ, वहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। वहाँ लखनऊ पहुँचने के बाद बाहर से आई टुक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये 3 एक्सप्रेसवे पकड़ के मैं फाइनली पहुंचा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से 40-50 किलोमीटर आगे अयोध्या, अयोध्या से बस्ती, और बस्ती से 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर। तो ये मेरा पूरा राउट था। मुझे 18 घंटे लगे, ब्रेक्स वगैरह, खाना वगैरह सब मिला के। और टोल प्राइजेस आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। और मैं कहाँ रुका था? मैं रुका था राजेंद्र नगर में। तो उस दिन का मेरा स्टे फ्री था, बिकॉज आई हैव रिलेटिव्स, आई हैव फ्रेंड्स इन गोरखपुर। तो उसकी वजह से मेरा पहले दिन का स्टे सॉर्टेड था। और राजेंद्र नगर में रुकने का फ़ायदा ये है कि आपको वहाँ से ना बाहर से सोनाली बॉर्डर वाला रास्ता जो है, वो आप बहुत इजीली पकड़ लोगे, आपको पूरी भीड़ वगैरह बाईपास हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज डे 1। और इस दिन मेरी जो एवरेज क्रूजिंग स्पीड थी वो थी 80 to 90, और गाड़ी ने मेरे एवरेज दिया अराउंड 39 and 40। 1800 रुपये का मुझे पेट्रोल लगा। तो बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। नेपाल जाने के लिए लोग 2 सबसे कॉमन जगह जाते हैं। देखो, एक जाते हैं पोखरा और एक जाते हैं काठमांडू। तो अगर आपको पोखरा जाना है तो आई विल रिकमेंड आप गोरखपुर जाओ, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर, वहाँ से पोखरा जाओ। बट अगर आपको काठमांडू जाना है तो आप जाओ रक्सौल बॉर्डर, जो कि है बिहार में, वहाँ से आप काठमांडू जाओ। तो वहाँ के रास्ते आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे कंपेयर टू आप पोखरा तक आओगे और पोखरा से काठमांडू जाओगे उस रास्ते से। तो मैं निकला गोरखपुर से सुबह, और राजेंद्र नगर से 85 किलोमीटर्स है सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर पहुंचते ही आपको जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे, जिनकी ड्यूटी होती है, वो लोग आपको गाइड कर देंगे। तो बॉर्डर एंटर करते ही आपको राइट लेना है। ठीक है, राइट लेके पुलिस चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको एंट्री करवानी है और आपको अपना लगेज स्कैन करवाना है। मेरा टॉप बॉक्स भी स्कैन हुआ प्रॉपर उसमें स्कैनर में, और मेरा जो टेल बैग था वो भी स्कैन हुआ। काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे, इवन वो पूरा स्निफर डॉग भी लेके आए थे मेरे पास। पूरी बाइक, सारा सामान वो स्निफर डॉग ने सूंघ वूंघ के अपना चेक किया, उसके बाद मुझे छोड़ा। इसमें कम से कम मुझे लगे 15 to 20 मिनट्स ये पूरा प्रोसेस, सामान वापस ला के लगाने में एंड ऑल। आपको नेक्स्ट स्टेप है आपका भंसार बनवाना है। तो भंसार के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप खुद से बनवा सकते हो या आप एजेंट का यूज़ कर सकते हो। और आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे आपको एजेंट्स चेस करना शुरू कर देंगे, तो आप किसी को भी पकड़ सकते हो। एजेंट वाला काम ज़्यादा ईजी है और आप कहोगे बहुत फास्ट है। वो आपसे आरसी लेंगे, जब तक आप करेंसी एक्सचेंज वगैरह कराओगे तब तक वो ला के दे देंगे। तो मैंने भी यही किया, मैंने एजेंट को पकड़ा। एजेंट ने मुझे चार्ज किया 150 इंडियन रुपीज़। मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया था, आप भी पहले कंफर्म कर लो कि भाई आप, वो आके बोलेगा 200 रुपये, तब 200 नेपाली कि 200 इंडियन। तो अगर आप वो कंफर्म नहीं करोगे तो लास्ट में वो पक्का ये आपको बोलेगा कि 200 इंडियन दो मुझे। तो आप पहले ही उससे नेगोशिएट कर लो, बात कर लो। और वो गाड़ी की आरसी लेके गया, उसने मेरा भंसार बनवा दिया। भंसार ऑफिस वैसे सामने ही है, लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आप जाओगे।
तो आपको एक रेड फॉर्म मिलेगा, वो आप खुद से भरो, एंड देन गाड़ी के पेपर्स, तो वो खुद से प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप कर सकते हो। एंड उसी के ऑपोजिट काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो, वहाँ पे मैंने भी करवाई, और सिम कार्ड लेकर। तो करेंसी एक्सचेंज का रेट मुझे पड़ा 1.6, जो कि बहुत अच्छा था। बॉर्डर पे ही मैंने अपनी सारी करेंसी एक्सचेंज करवा ली थी। एंड उसके बाद मैंने लिया सिम कार्ड, जो कि आई फील कि बहुत महंगा पड़ा। तो सिम कार्ड मैंने लिया एनसेल कंपनी का, वहाँ का कवरेज बहुत अच्छा है, 4G सिम आपको मिलेगा, बट मुझे वो मिला 250 इंडियन रुपीज़ में। एंड आई ट्राइड नेगोशिएटिंग, एंड मैंने बोला इतना महंगा नहीं मिलता है यहाँ पे, आप ज़रूर से मुझे रिप ऑफ कर रहे हो, लूट रहे हो भाई। बट वो नहीं माना, उसने बोला सर इतने का ही मिलता है। तो क्योंकि मैं जब दूसरे वीडियोस देख के गया था तो कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि यार 200 नेपाली में आपको 7 दिन का मिल जाएगा, बट मुझे 250 इंडियन में मिला वो सिम। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने बॉर्डर से लेके सही किया कि नहीं। तो सिम कार्ड आपको इतने का, 7 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड 4G, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब मेरा भंसार आया तो मुझे पे करने पड़े उसके 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो मैंने 5 दिन का भंसार लिया था, तो 1000 नेपाली। एंड देन भंसार डॉक्यूमेंट ब्लू कलर का होता है, वो आपको स्क्रीन पर देखो ऐसा फ्लैश हो रहा होगा। एंड भंसार के बाद आपको लेना है RTO। तो अब आपको RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, भंसार ऑफिस के जस्ट आगे एक बस स्टैंड है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, जस्ट सामने, वहाँ पे RTO की पूरी टीम बैठी रहती है, वो एजेंट्स भी आपको गाइड कर देंगे। वहाँ आप चले जाओ अपना भंसार दिखाने, वो सिर्फ भंसार देखते हैं, आपका RTO की पर्ची काट के वो स्टेबल करके दे देंगे। वहाँ भी आपको चार्ज लगेगा सेम एज भंसार, 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो वहाँ मुझे 5 दिन के हिसाब से लगे 1000 नेपाली। तो 2000 नेपाली मेरे बॉर्डर पे ही स्पेंड हो गए थे। उसके अलावा सिम कार्ड मैंने जो लिया था 250 इंडियन। बॉर्डर पे आने से पहले पेट्रोल भरवाएं कि बॉर्डर पे आने के बाद पेट्रोल भरवाएं? 2 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं आया था नेपाल, तो नेपाल में पेट्रोल इंडिया से सस्ता था, बट अभी मुझे जो रेट मिला वहाँ पे पेट्रोल का, वो था 168 नेपाली रुपीज़, विच इज़ डेफिनेटली कॉस्टलियर देन गोरखपुर। गोरखपुर में 94, 95 और बॉर्डर तक आपको उतना का मिल जाएगा। व्हाट आई विल सजेस्ट, सुनौली बॉर्डर से जस्ट पहले 2-3 पेट्रोल पंप आपको राइट लेफ्ट में मिलेंगे, आप वहाँ से टंकी फुल करा के चलो, तो आपको पोखरा तक टेंशन ही नहीं लेनी है पेट्रोल की, फिर वहीं से आपका हो जाएगा काम। तो RTO हो गया, उसके बाद आप फ्री हो, वो भंसार लेके आप चलो। चलते ही आई थिंक 1 किलोमीटर में आपकी पहली चेकिंग हो जाएगी, जो एक ऐसा बहुत सुंदर सा द्वार है, वहाँ पे सोल्जर्स खड़े रहते हैं, वो लोग आपसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स हो गए, चेक करेंगे, एंड देन यू आर फ्री टू गो। सीधा सीधा चलना है तीर की तरह आपको, मस्त 30 किलोमीटर तक, बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेफ्ट लेन पकड़ के चलो, बाइकर्स लेन वही है, और सिग्नल्स आएंगे खूब सारे, थोड़ा बहुत सिटी वाला ट्रैफिक आएगा, बट वो 30 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाओगे बुटवल, एंड वहाँ से स्टार्ट होते हैं माउंटेन्स। अब जब आप बुटवल पहुंच जाओगे तो बुटवल में कुछ किलोमीटर, जब आप पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ किलोमीटर हैवी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं। आई मीन रोड्स टूटे टाटे हैं, बट डस्ट बहुत ज़्यादा है। कैरी योर मास्क या बालाक्लावास, या उसके हिसाब से प्रिपेयर रहो, आपके वाइजर पे भी धूल आएगा, बार बार आपको वाइप करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको थोड़ी ट्रैफिक भी मिलेगी और धूल धक्कड़ काफ़ी है स्टार्ट के 20-30 किलोमीटर। उसके बाद से रोड्स जैसे नॉर्मल घाट के रोड्स होते हैं, पोखरा तक बिल्कुल वैसे रोड्स हैं, टार के रोड्स हैं, बीच में एक आध पुलिया वगैरह पे हो सकता है आपको ऑफ रोड मिल जाए थोड़ा बहुत, बट इतने एक्सट्रीम ऑफ रोड्स पोखरा तक आपको नहीं मिलेंगे। ईजिली आप जा सकते हो, आप जाओगे तानसेन, तानसेन से आगे जाओगे, वहाँ एक जगह है भालू पहाड़, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे, और उसके आगे आप धीरे धीरे चले जाओगे पोखरा। रास्ते भर आपके भंसार वगैरह चेक हो सकते हैं। मैं गया था जब पोखरा, गोरखपुर से पोखरा, एक स्टार्ट में चेक हुआ, बीच में 2 बार और चेक हुए। ऐसे बीच पहाड़ों पे ही पुलिस और सोल्जर्स खड़े रहते हैं, कभी भी आपका चेक हो सकता है। ठीक है गाइस, अगर डिटेल देखना है तो डिटेल वीडियो ये वाला आप देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो पोखरा पहुँचते पहुँचते मुझे हो गए थे शाम के 6 बजे मैं पोखरा टच कर गया था। पोखरा का जो डिक्लाइन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड द सिटी वॉज इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो पोखरा पहुँच के मैं कहाँ रुका, तो पोखरा जब आप पहुँचोगे तो जो हाईवे है जो आपको आगे ले जाता है और मुस्टैंग की तरफ, वो है H10, हाईवे 10। तो मैं हाईवे 10 पे ही जस्ट साइड में एक होटल मिला मुझे, मैं वहाँ रुक गया था। बहुत कंफर्टेबल स्टे था, अच्छा था, बट थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड था। 1500 नेपाली में मुझे सिंगल बेडरूम मिला, बट बहुत अच्छा, मतलब बहुत क्लीन और बहुत अच्छा रूम था वो।
आप कहाँ स्टे कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई ये अपना स्टे है होटल बुद्धा लैंड एंड रेस्टोरेंट। ये लेक के पास है, बस इसी के पीछे लेक है। तो मैंने कहा यार चलो पोखरा में है, थोड़ा पोखरा भी दिखाया जाए आपको। तो आज अपन करेंगे मोटो व्लॉगिंग इन पोखरा। वीडियो में बने रहो। पैवा लेक, ठीक है। मैं चाहता था लेक के पास भी ड्राइव दिखा दूँ आपको, तो यहाँ आप आ सकते हो। ये सबसे कॉमन स्पॉट है और पैवा लेक के आसपास ही आप होटल सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत मज़ेदार यहाँ पे आपको मतलब कैफ़ेज़ मिल जाएंगे रात को ना। अभी रात का सीन यहाँ पे अलग ही है, ठीक है। तो चलो आपको एक बार लेक घुमा दूँ। ये देखो, ये बहुत बड़ी लेक है। मेरे को जाना वैसे उस साइड है, बट मैं सिर्फ आपको लेक दिखाने आया था क्योंकि मेरे स्टे के ये बहुत एकदम करीब से है, तो मैंने कहा एक बार दिखा दूँ। तो लेक के साइड में जो पाथवे है ना, वहाँ शायद गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये है भाई पैवा लेक और यहाँ पे लाइन से होटल्स हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो स्टे है अभी, मुझे 3 बेड वाला रूम मिला है 1000 नेपाली में। अब सोचो यहाँ कितना सस्ता है। तो जो मैं अभी 2 दिन पहले रुका था वो थोड़ा अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल स्टे था। वो था 1500 नेपाली। ये मेरा स्टे है, देखो, ठीक है। चलो भाई आपको मार्केट दिखाते हैं। यू कैन स्टे एट पैवा लेक। पैवा लेक के आसपास इतने स्टेज हैं और 1000 नेपाली या उससे कम में आपको इजीली स्टेज मिल जाएंगे। ओके गाइस, बढ़ते हैं डे नंबर 3 की तरफ। डे नंबर 3 मैं पोखरा में ही था। अब मैं पोखरा में क्यों था, उसके 2 रीज़न है। पहला तो मैं पोखरा एक्सप्लोर करना चाहता था, मतलब बहुत सारी जगह है वहाँ एक्सप्लोर करने की, तो मैं पोखरा भी देखना चाहता था कि यार क्या क्या है वहाँ पे। एंड सेकेंड रीज़न ये था कि मुझे पोखरा से चाहिए था परमिट मस्टैंग जाने के लिए। तो वैसे तो आप नेक्स्ट डे भी मस्टैंग निकल सकते हो अगर आपको आप थोड़ा या तो पोखरा से लेट निकलो, विच आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लेट 10-11 बजे या जब ऑफिस खुलता है तब वहाँ जाके पहले परमिट लो, देन वहाँ से निकलो। तो और या तो आप जब जॉमसम के पास पहुँच जाओगे ना, तो उससे 20 किलोमीटर पहले जो चेक पोस्ट है वहाँ पे भी आप परमिट निकलवा सकते हो, बट शायद आपको डबल कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो मैं आगे बता दूँ। मैंने क्या किया, मैं नेक्स्ट डे पोखरा रुक गया। एंड देर आर 3 प्लेसेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है ना वहाँ पे, मतलब वैसे तो बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, बट 3 प्लेसेस ऐसी हैं। आप सुबह सुबह 4 बजे उठो और आप चले जाओ सारंगकोट सनराइज़ पॉइंट। इट्स अ सनराइज़ पॉइंट जहाँ से अन्नपूर्णा रेंजेस पूरी दिखती हैं और वो अन्नपूर्णा रेंजेस के पीछे से सन आता है, ठीक है। तो सुबह सुबह जाना इसलिए ज़रूरी है एंड आपको सुबह सुबह वहाँ बहुत भीड़ मिलेगी एंड इट इज़ मैजिकल वो प्लेस। वहाँ का सनराइज़, जो लोग सनराइज़ लवर्स हैं ज़रूर एंजॉय करो। सुबह सुबह सारंगकोट चले जाओ। सारंगकोट से आने के बाद पम्बीकोट महादेव, बहुत बड़ी शंकर जी की मूर्ति है, वो देखने चले जाओ। एंड इट इज़ ऑल्सो एट अ वेरी हाई प्लेस जहाँ से पूरा पोखरा सिटी आपको दिखेगा। वहाँ जाके एंजॉय कर लो, लंच कर लो एंड देन इस जगह पे जाओ। दिस इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस, दिस इज़ लाइक अ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। बट यहाँ का फ़ायदा क्या है कि अगेन यहाँ ये हाइट पे है और यहाँ पे ना 2 ऐसे हैंड स्टैचूज़ हैं, जिसमें से एक फिक्स्ड है और एक ऐसे 360 रोटेट होता है। आपको वो बिठा देंगे ऑब्वियसली फॉर सम फीस, और ऐसे 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 वो रोटेट होता है। और वहाँ से आप अगर आपके पास 360 कैमराज हैं या कुछ आपको एक्शन कैमराज हैं या कुछ भी, आपको एक फ़ोटोग्राफी रील कुछ भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो उस पर्पज़ से आप वहाँ चले जाओ। आई विल सजेस्ट आप इवनिंग के समय जाओ, सनसेट के समय। सनसेट इधर पे जाओ, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाओ एंड दे विल चार्ज यू सम एंट्री फ़ी। बट अगर आप वहाँ से कुछ ऑर्डर करोगे तो वो लोग एडजस्ट कर देंगे सम, आई थिंक 200 नेपाली या समथिंग कुछ उनका एंट्री फ़ी है। बट उतने का आप वहाँ पे खाना ले लो, सैंडविच ले लो, कुछ चाय वगैरह ले लो, तो वो कवर हो जाएगा। बट तो ये 3 प्लेसेस तो बहुत अच्छी हैं। एंड रात को ऑब्वियसली पैवा लेक के पास जाओ, अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हो तो निकल जाओ वॉक पे, लेक एंजॉय करो। वहाँ पे कार्निवल लगे रहते हैं, वो एंजॉय करो। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं पोखरा में, बहुत जिनका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है।
वो इन्जॉय कर सकते हो आप। अगर क्लबिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी इन्जॉय कर सकते हो। तो पोखरा में मतलब देखो वैसे तो बहुत अच्छा है, 2 से 3 दिन की आइटनरी पोखरा में बहुत आराम से बन सकती है इफ़ यू आर ऑन अ फैमिली ट्रिप। एक दिन के हिसाब से अगर आप हो तो ये सारी प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नहीं तो आप पीछे की पूरी थकान भी मिटा सकते हो, अपनी चिल मार सकते हो। बट एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, आपको जाना है यहाँ पे ACAP एंट्री परमिट काउंटर। 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ लगेंगी, आधार कार्ड लेके जाओ और एक फॉर्म भरने को मिलेगा जिसमें आपको टिक करना है जोमसोम मुक्तिनाथ ट्रैक, और आपको एक प्रिंटेड परमिट मिल जाएगा। तो जब आप पोखरा में हो ना, तो पोखरा तक आने के बाद और अपनी मस्टैंग जर्नी शुरू करने से पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, भंसार, RTO एंड देन थर्ड इज योर परमिट। इसके लगेंगे आपको 1000 नेपाली। तो मेरे अभी तक हो गए टोटल 3000 नेपाली फॉर द परमिट्स। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं डे नंबर 4 की तरफ। तो 4th डे मैं फाइनली आई ट्रैवल टू मस्टैंग। सबसे एक्साइटिंग डे मेरे ज़िंदगी का था। बहुत नर्वस भी था मैं कि यार रास्ते कैसे होंगे, इतना सुना है कि मस्टैंग इतने डेंजरस रास्ते हैं ऑल दैट। 160 किलोमीटर्स है पोखरा से एंड स्टार्ट के 50-60 किलोमीटर्स आर गुड। एक आध कोई ख़राब पैच मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मल घाट रोड्स हैं, टार के रोड्स हैं। ओनली थिंग जो मुझे लगा कि जो डिक्लाइंस है वो बहुत स्टीप है, गाड़ी बहुत ज़्यादा मेरी लोडेड थी तो मोमेंटम बहुत पकड़ रही थी, तो थोड़ा मैं इंजन ब्रेकिंग और वो सब यूज़ करके आया वहाँ पे। उसके अलावा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टार्ट के 50-60 किलोमीटर्स भंसार उसी समय 2-3 बार चेक हो गया था, वो डिटेल आप वो वीडियो में देख सकते हो। सारा जहाँ जहाँ चेकिंग हुई है वहाँ मैंने शूट किया, ठीक है। बट भंसार तो भाई आपका चेक होगा 4 जगह 5 जगह 3 जगह होगा ही होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स सही से रखना अपने। देन जब एक बेनी कट आया ना, जब हम बेनी के लिए जाते हैं 50-60 किलोमीटर्स के बाद, तो वो बेनी कट के स्टार्ट का रास्ता जो पहले ऑफ रोड था पूरा बन गया है, बट ज़्यादा देर दूर तक नहीं बना, 2-4 किलोमीटर ही बना है। उसके बाद तो भाई आपको मिलेंगे ऑफ रोड्स। इफ़ यू आर लकी तो रोड्स सूखे मिलेंगे आपको, बट आई वॉज नॉट। मुझे पूरा बैंग ऑन स्लश मिला। घुटने तक स्लश था। गाड़ी मेरी ऐसे 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 कहाँ कहाँ जा रही थी, किसी तरह मैंने पैर नीचे करके संभाल के लेके चला गया। यहाँ पे मैं जैकी के बारे में ज़रूर बोलूँगा कि यार दिस बाइक परफॉर्म्ड ऑसम, मतलब बहुत अच्छे से इसने निकाल दिया। स्टॉल वगैरह नहीं हुई, निकल गए। बट हाँ, आप मेंटली प्रिपेयर हो कि भाई बेनी वाले रोड्स ख़राब हैं, वहाँ पे धूल धक्कर, ट्रक्स भी आते जाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, ट्रैक्टर्स मिलेंगे आपको और ख़राब रोड्स मिलेंगी। स्लश आप तो मान के चलो कि स्लश आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने उस दिन क्या किया था, सुबह मैंने ना वाटरप्रूफ सॉक्स पहन लिए थे, बिकॉज आई डोंट ओन वाटरप्रूफ शूज़। तो मैंने वाटरप्रूफ सॉक्स है मेरे पास, तो मैंने वही सुबह से ही डाल लिए थे, बिकॉज दिमाग में था ना कि भाई ऑफ रोड मिलने वाला। तो अगर आपके पास वाटरप्रूफ शूज़ हैं या सॉक्स हैं या आप ऊपर से कवर यूज़ करते हो, तो भाई वो बेनी के बाद तो आप डाल लो, क्योंकि जूते पैर तो गीले होने ही होने हैं, मतलब कीचड़ में पानी में जाएंगे ही जाएंगे वहाँ, ठीक है। गए बेनी के बाद तो मैं जब सुबह निकला था ना, तो पोखरा में मैंने फ्यूल करवाया था, तो आप वहाँ पे फुल करवा सकते हो, तो मुझे जोमसोम तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इन केस आप फ्यूल नहीं करवा रहे हो तो बेनी पे ज़रूर करवा लो। बेनी जब आप ये ऑफ रोड्स क्रॉस करोगे बेनी के, उसके बाद एक चौक आएगा जो बेनी बाज़ार करके है, जिसमें आपको दिखाएगा कि लेफ्ट जाके बेनी बाज़ार है ना, आपको सीधा जाना है। तो जब आप सीधे जाओगे ना, तो वहीं बस सीधे जाती 500 मीटर में राइट में एक छोटा सा शेड में आपको एक पेट्रोल पंप की मशीन दिखेगी। वो ऐसा पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप नहीं है, वो एक बस छोटी सी मशीन लगी हुई है। वहीं पे आपको थोड़े बहुत गाड़ियाँ दिख जाएंगे, तो लोग मिस कर जाते हैं, बट आप वो मिस मत करना। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ, देखो उसका। तो यहाँ पे है प्रॉपर पेट्रोल पंप। उसके बाद जोमसोम तक आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, बट आई थिंक वहाँ पे मशीन से डीजल मिलता है, वो आपको ओपन पेट्रोल ही मिलेगा, ठीक है। तो पेट्रोल बेनी पे तो ज़रूर आप फुल करवा लेना। तो परमिट आपका कब चेक होगा? परमिट आपका जोमसोम से 20 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आएगी। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो सीटी बजा के बुला लेंगे आपको। वहाँ पे आपको परमिट दिखाना है, 2 जगह जाना है। एक ACAP वाले ऑफिस में जाके परमिट दिखाओगे, और पीछे फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको वो भंसार वगैरह वो आपका चेक करें। तो वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो मस्टैंग के लिए। और बेनी से जो जोमसोम का रास्ता है वो भी ऑफ रोड्स है, ग्रेवल्स है, सैंड है, स्लश है, आपको डिक्लाइंस हैं, बीच में छोटे ब्रिजेस हैं।
तो ध्यान से चलाना, और ग्रेवल वाले रोड्स में खास करके थोड़ा सा जो मुझे लग रहा था ना कि इतने ज़्यादा ग्रेवल्स थे वो रोड्स पे, तो पत्थर छटक छटक के लगते हैं ना, टायर से टकरा के लगते हैं वो रखते। तो यार अगर आपकी बाइक में बैश प्लेट नहीं है नीचे, तो आफ्टर मार्केट या ऑफिशियल एक्सेसरी जो भी ना, बैश प्लेट ज़रूर लगवा के आना। मतलब बैश प्लेट तो मस्ट है। और ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुक्तिनाथ पहुंचने पे एक साथी के साथ हुआ था। वो लोग हैदराबाद से आए थे, काफ़ी परेशान थे इसी चीज़ को लेके। उनके बैश प्लेट पे लग गया था, एंड गेस व्हाट, उसके पास कौन सी गाड़ी थी? वी स्ट्रॉम ब्लैक कलर की। तो उसकी बैश प्लेट पे आते वक्त पत्थर लगा होगा या तेज़ी से गड्ढे में डाल दिया होगा उसने, तो ना वो ऑयल स्पिल हो रहा था उसका। एंड वो जुगाड़ से, बस कुछ लगा के जुगाड़ से वो लोग चला रहे थे गाड़ी। तो भाई वो देख के मैं भी डर गया था। एंड मतलब इसमें जो वी स्टॉर्म में आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा मतलब पूरा नीचे का कवर नहीं करता। तो इवन आई एम सर्चिंग आफ्टर मार्केट कि कोई ऐसा बैश प्लेट मिले जो पूरा नीचे का कवर कर दे, तो उससे आई विल बी मोर सेफर इन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो ऑफ रोड्स तो है चॉमसॉम से पहले खास करके काफ़ी ज़्यादा रोड्स ग्रेवल, और मतलब पूरे रोड्स ही नहीं है भाई, वो तो पूरा सिर्फ खाका खिंचा है कि हाँ यहाँ से कुछ बनेगा आगे। बट अभी तो जॉमसॉम एयरपोर्ट तक आपको बहुत ख़राब रास्ते मिलने वाले हैं। तो आराम से जाओ, ज़्यादा गड्ढों पे डालो मत, स्पीड मत करो ज़्यादा। डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग है। आप मतलब अच्छा टेस्ट होगा आपका, मेंटल पेशेंस भी टेस्ट होगा और फिज़िकल ग्रिड भी टेस्ट होगा आपका। गाड़ी तो फुल टेस्ट होगी भाई, ठीक है। तो बट नज़ारे बहुत अच्छे हैं। जॉमसॉम से पहले मस्टैंग एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब एक जन्नत में आ गया हूँ। बट है, रही स्टे की बात, तो मैं तो जॉमसॉम में रुका था, विच कॉस्टेड मी अराउंड 1500, जो मैं सोच रहा था बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैंने सुना था 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार तक वहाँ रेट्स आते हैं सीजन में। बट मुझे लकीली मैं सिंगल था, तो मुझे 1500 में डबल बेड वाला मिल गया था, हीटेड बेड वाला होटल था, होटल मस्टैंग मोनालिसा। एंड अच्छा था, वहाँ का खाना भी अच्छा था और बढ़िया होटल था। तो आप जॉमसॉम में रुक सकते हो, या जॉमसॉम से 10 किलोमीटर पहले है मारफा, वहाँ भी आप रुक सकते हो। मारफा में शायद प्राइजेस आपको कम है, 1000 या 1200 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, आई ऑप्टेड कि जॉमसॉम ही रुकना है मुझे, तो मैं जॉमसॉम तक चला गया था। सो दिस वॉज माई डे नंबर 4। सो गाइज, इस रास्ते में ना व्हाट आई विल सजेस्ट, मैंने वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि यार लाइट और टाइम का थोड़ा वैल्यू है। तो आप पोखरा से जल्दी निकलो, 10-11। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप 10-11 बजे पोखरा से आराम से सो के उठ रहे हो और फिर निकल रहे हो मस्टैंग के लिए। मत करो, रात में ये रोड्स टेम्परेचर गिरते हैं खतरनाक। और ये रोड्स रात में अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है ना दूर की, भाई आपकी हालत ख़राब होने वाली है। तो आई विल सजेस्ट सुबह 6 बजे 7 बजे तक तो निकल ही जाओ, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली पहुंच जाओ। मैं भी 6 बजे भाग लिया था, 6-6:30 बजे मैं निकल लिया था, और 2 बजे से पहले मैं जॉमसॉम ब्रेक्स वगैरह मिला के पहुंच गया था। उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैंने बस चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश हुआ, और उसी दिन मैं मुक्तिनाथ के लिए निकल गया, क्योंकि वेदर वॉज क्लियर। वहाँ से 40 मिनट्स लगते हैं। एंड जॉमसॉम के बाद के जो रास्ते हैं ना, मैं बता नहीं सकता। यू विल फील कि आप लेह लद्दाख, या मतलब लेह लद्दाख भी छोड़ो, आपको लगेगा आप कहाँ स्वर्ग में आ गए हो भाई। वो रास्ते तो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसे मतलब वो हैं, ऐसे इम्प्रिंट हो रखे हैं, इतने सुंदर रास्ते ना। आई वॉज सो लकी कि मुझे ना पूरा सन मिल गया था, एकदम ब्लू स्काइज और ऐसे सनलाइट, उसमें जो पहाड़, अल्टीमेट नज़ारे यार, अल्टीमेट नज़ारे मिले थे। मतलब बहुत बेस्ट डे था मेरे लाइफ का। मुक्तिनाथ से जस्ट पहले, खैर अपन तो बाइकर्स हैं, ज़्यादातर वीडियो मेरे बाइकर्स ही देख रहे होंगे, बट अगर आप 4 व्हीलर से हो ना, तो 4 व्हीलर्स के लिए थोड़ी मशक्क़त है। क्यों मशक्क़त है? क्योंकि आपको वो लोग काफ़ी पहले, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर पहले ही आपको वो रोक देंगे पार्किंग के लिए, एंड उसके आगे बैरिकेडिंग है, वहाँ से आपकी गाड़ी नहीं जाने देंगे, सिर्फ बाइकर्स अलाउड हैं, और वहाँ से आपको चलना पड़ेगा पैदल। तो इन केस आप 4 व्हीलर वगैरह से प्लान कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा मुक्तिनाथ टेम्पल के एंट्रेंस तक 1-1.5 किलोमीटर, एंड देन उसके बाद वो आधे घंटे की चढ़ाई और। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाइक्स तो एंट्रेंस तक चली जाती है, वहाँ पे पार्क हो जाती है, वहाँ से फिर आधे घंटे की चढ़ाई है। पानी वगैरह नीचे मिलता है, वो आप ख़रीद लो, और धीरे धीरे आपके स्टैमिना के हिसाब से, मुझे तो आधे घंटे लग गए भाई। मैं तो ऐसे 8 सीढ़ी चढ़ रहा था, फिर रुक रहा था,
फिर 8 सीढ़ी चढ़ रहा था, फिर रुक रहा था, फिर 8 करके मैं गया था। तो हाँ, पैदल वालों के लिए है दिक्कत। अगर आपके साथ ओल्डीज़ हैं तो फिर वहाँ पे पालकीज चलती हैं, बट यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो 4 लोग आपको बिठाएंगे कंधे पे एंड वो लेके भी जाते हैं, पिट्ठू वाला जो सिस्टम होता है, बट उसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप मुक्तिनाथ पे भी स्टे कर सकते हो, बहुत होटल्स हैं। ये जो मैं बैरिकेडिंग से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता बता रहा हूँ ना एंट्रेंस तक, इसके बीच में इतने होटल्स हैं ना कि अगर आप वहाँ जाके आपको लेट हो जाता है ना और आपके पास पीछे कोई स्टे नहीं है तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको स्टे का। तो स्टे वगैरह है, स्टे वगैरह तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, वो थोड़ा हाइट पे है तो ठंड वगैरह वहाँ ज़्यादा होती है। बाकी टेंपल जाके आप अपने हिसाब से वहाँ पे दर्शन करो। मैंने तो बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, बहुत एकदम जोन आउट हो गया था मैं वहाँ पे काफ़ी देर तक, आधे घंटे 40 मिनट में एकदम जोन आउट था, ना कैमरा ऑन था ना कुछ, बस आई वॉज एंजॉइंग। एंड ऊपर आई थिंक एक वो बुद्धा जी की स्टैचू भी है, वो भी आप जा सकते हो पैदल चल के। वहाँ वो भी काफ़ी हाइट पे है। देन सनसेट होता है सामने, वो पूरा देख के आप वापस आ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे मुक्तिनाथ में। देन वहाँ से अगेन 40 मिनट्स मैं आ गया वापस। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन